ऑल राइट, दिस इज रवि वैद हियर और आप सभी को आपके अपने चैनल ऊंची उड़ान में मैं रवि वैद दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सॉरी फॉर डिले। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट नंबर 22 जो कि बिहार दरोगा मेंस का डिस्कशन मेरे द्वारा यानी आपके भाई रवि वैद के द्वारा। तो इसमें हम इसके साथ बाकी के क्वेश्चन आपने देखा कि आदित्य सर और मनु सर द्वारा सॉल्यूशन कराया जा चुका है। आप यूट्यूब के चैनल को देखते रहेंगे, उसके वीडियोस को उसमें आपको मिलते रहेगा। तो आज हम इसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी कि मेरा जो राजनीतिक शास्त्र है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करंट को हम लोग आज निचोड़ेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे 1 से लेकर 30 तक के, उसको क्वेश्चन को आज हम लोग निपटारा करेंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो मेरे भाई ध्यान से इस चीज को आप समझना। पहले बात, भारतीय संविधान में ना सहकारी समिति पूछा है। तो सहकारी समिति होता क्या है? सहकारी समिति मीन्स होता है ऐसी समितियां जो 2 या 3 लोगों मतलब 2 या 3 लोग या उससे ज्यादा लोग मिलके एक समान उद्देश्य के लिए काम करें। लेट सपोज कुछ किसान लोग मिल गए, किसान समिति बना ले और बोले कि किसानों का भलाई हो इसलिए किसान समिति। एक जगह अनाज को बनाए, एक जगह उसका उपार्जन करे और सभी मिल के काम करें तो सभी का फायदा होगा। तो इस तरह की समितियां जब बने, जैसे अमूल आपको पता है एक दूध का कंपनी है जो कि एक समिति सहकारी समिति में आता है। तो पूछा है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो ये मेरे भाई आपको लग सकता है थोड़ा सा कि हार्ड हो, बट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 243ZH से 243ZT, ठीक है, ZH से लेके ZT ये सहकारी संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है, भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से। आप बोलोगे सर सहकारी समिति के बारे में और कुछ बताइए। तो ये एक ऐसा समिति हम बता चुके कि जो कि कुछ लोगों द्वारा बनाया जाता है समान उद्देश्य के लिए। तो आपको याद रखना है कि 97 जो संशोधन हुआ था, 97 में जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 97 संशोधन जो 2011 हुआ था, उसके बाद से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसको संवैधानिक, भारतीय संविधान में क्या दे दिया गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक सहकारी समितियों को क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये मेरे भाई याद रखना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 2011 में 1977 संशोधन एक्ट के तहत, और इसका आंसर C फॉर कैट यानी सी नंबर था। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों ST/SC अनुसूची यानी ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने के लिए उल्लेख करता है? आपसे पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा बोलता है कि भाई जो कमजोर वर्ग हैं या ST/SC वर्ग हैं उनको आर्थिक हित, मतलब एक तरह से सरकार उनको सपोर्ट करे। तो ये तो आपको पहले पता है कि ये DPSP का पार्ट है। तो DPSP में हमारा क्या, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि राज्य का ये परम कर्तव्य है कि किसी को भी गरीबी दूर करना, प्लस उनको सुरक्षा प्रदान करना, प्लस उनको किसी भी तरह का सपोर्ट अगर उनको जरूरत हो तो ये सभी करना। ये सभी DPSP कौन से भाग में है? तो ये आपको पता है भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 36 से लेके आर्टिकल 36 से कहाँ तक है मेरे भाई? आर्टिकल 36 से 51 तक है। इतना मेरे भाई आपको पता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका D से डॉग, ठीक है। तो याद रखना अनुच्छेद 46, ठीक है, 46 आपको याद रखना है कि ये कहता है कि ST/SC जो अनुसूचित अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है, ठीक है मेरे भाई, याद रखना है इस चीजों को, यानी कि 46। और एक चीज इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 46 के अलावा एक बहुत चर्चा में था आर्टिकल 44 जो कि बहुत लाइमलाइट में है, जिसका अर्थ है समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता, काफी चर्चित विषय है। समान नागरिक संहिता। तो आपसे पूछेगा समान नागरिक संहिता का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट 44 में है, जो कि अभी काफी लाइमलाइट में है। ये आपको प्रश्न आ सकता है, मैंने इसको निचोड़ दिया। देखते हैं आगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि कब पारित हुआ था मेरे भाई? 1956। आपको याद रखना है 1956 को क्या पारित हुआ था? 1956 को हिंदू जो अधिकार अधिनियम एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था। इसके तहत कहा गया था जो बेटा बेटी को है ना बराबर हम लोग नहीं मानते हैं, मतलब बेटा बेटी को इक्वल राइट
राइट्स नहीं मिलता था। पहले क्या होता था, बेटा को ही सारा संपत्ति, जैसे मान लो कोई लेट सपोज कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनका जब जितना भी संपत्ति होगा ना उनके बेटे को मिलेगा, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए बेटी को कुछ भी मिलता नहीं था, तो इसको इक्वल करने के लिए कौन सा कब संशोधन वर्ष पारित किया गया, तो ये पारित किया 2005 में, ठीक है, 2005 में। इसका मतलब क्या है, बेटा और बेटी दोनों अब समान संपत्ति के लिए लाभांश ले सकते हैं, दोनों इक्वल राइट्स है। जितना बेटा को अधिकार है, हम जब बात करते हैं बेटा बेटी का बराबर अधिकार का, तो बिल्कुल ये है। और इसके अलावा और कुछ आर्टिकल आपको जो मैं बता दूं इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 14 आपको याद रखना है कि आर्टिकल 14 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब कहीं भी स्वतंत्र रहें आप, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का क्या देता है, अधिकार। जबकि आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 भी कितनी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला है, चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ये नहीं लगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट से ये कर रहा है, तो चीज़ें आपको ऐसे ही एनालाइज का मतलब ये नहीं होता बस आंसर टिक किए और आगे बढ़ गए, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानना चाहिए। तो भेदभाव निषेध से इसका जिक्र क्या है, भेदभाव मतलब आपके साथ कोई भेदभाव ना करे, सभी को बराबर माने और कोई भेदभाव नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। ये आपका दोनों पार्ट आपको याद रखना है। बेटा बेटी को इक्वल राइट कब मिला था, तो 2005 के संशोधन एक्ट के द्वारा मिला था, ठीक है। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। जैसे मूल संविधान जब भी बना था, स्टार्टिंग में जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था ये पूछा था, ड्यूटीज का जो है नहीं था, क्यों नहीं था ये पूछा है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी, नहीं ये बात तो गलत है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों का संविधान के अनुसार दंडनीय नहीं था, ये गलत है। यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे, ये बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता था कि देश के नागरिक है तो अपने मौलिक कर्तव्यों का खुद पालन करेंगे, जैसे राष्ट्रगान बनने पे आप उनका सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय तिरंगा का अपमान करेंगे, राष्ट्रीय संपत्तियों का आप नुकसान नहीं करेंगे, ये सभी चीज़ आपके अंदर खुद होगा। बट ऐसा देखा गया कि फिर भी बहुत लोग पालन नहीं करने लगे, तो दैट्स व्हाई वी नीड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब बना भाई, 51A का तहत आपसे पूछा जाता है कितनी बार, 51A जो है 51A का संबंध किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा अनुच्छेद के बाद लिया गया है, 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1977 का जिक्र भी किससे है, तो फंडामेंटल। किस देश से लिया गया है, तो हमारा प्यारा मित्र राष्ट्र रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको कुछ बातें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, पहले तो आपको याद रखना है आर्टिकल 111 के तहत क्या किया जाता है, पेश किया जाता है धन विधेयक किसके सामने, ये पेश किया जाता है किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल कौन से, 111। धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, देश के द्वारा हस्ताक्षरित प्रेक्षांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए, या एक धन विधेयक है कि नहीं। पहली बात एक जान लो, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारे डिसाइड करने वाले कोई और नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि हमारा लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि कोई धन विधेयक है कि नहीं। ये कौन डिसाइड करेंगे, धन विधेयक का डिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा का अध्यक्ष। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 110 जो है ये बताता है कि कोई लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन है कि नहीं, ठीक है। तो 110 भी याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा में धन विधेयक पास नहीं होता, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा क्या करता है, बस सलाह देता है। धन विधेयक पे कहाँ नहीं पेश होता भाई, राज्यसभा में। ये सलाह देता है जो कि 14 दिनों के भीतर देना होता है, ठीक है। ये भी बात याद रखना, 14 दिन, ठीक है, 14 दिन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विधेयक है जो कि राज्यसभा में पेश नहीं होता, तो धन विधेयक। ये बस सलाह मात्र के लिए किया जाता है। कौन इसका डिसाइड करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो इसका डिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर, जो अभी करंट में कौन है, ओम बिरला साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभाविकता का कारण है, मतलब किस वजह से हमारे जो देश में पंचायती राज है उसका अप्रभाव है, मतलब थोड़ा सा उतना फेमस नहीं हो पाया, किस वजह से नहीं है, मतलब वो उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, क्या है इसका वजह है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का स्थानांतरण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था, ठीक है। पहले ये पूछा गया है आपसे। दूसरा पूछा है पंचायती राज जो है, पंचायती राज क्या बोला है, कारण है, हाँ, पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की कमी, बात सही है, यानी ये तो सही है ही, प्लस पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की कमी, इनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता जो कि कार्य कर पाए, इनको इतना बजट नहीं मिल पाता, पंचायती राज के लिए बजट उतना
आवंटित नहीं होता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद भी कमजोर समूह के प्रतिनिधित्व शायद नहीं हो पाते। बात सही, अभी भी महिलाओं के लिए आरक्षण है बट उतना पर्याप्त नहीं कैंडिडेट हो पाते हैं और कहीं ना कहीं उनको उतना भाव भी नहीं दिया जाता। तो तीनों पॉइंट याद रखना सही है, यानी ए फॉर एप्पल 1 2 3 तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। इसी वजह से हमारा पंचायती राज जो है संस्थाएं अप्रभावितता है, ठीक है, अप्रभावितता है मतलब थोड़ा सा प्रभाव से हित में नहीं है, ज़्यादा प्रभाव इनका नहीं है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल जो है 243 का संबंध भी पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से। याद रखना मेरे भाई, पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243। ये बात आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले अपना पदभार ग्रहण करने से पहले डैश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। मतलब जो राज्यपाल बनता है उस शपथ लेने से पहले किसके सामने प्रवेश करने से पहले किसके सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो ये लेता है भाई, जाहिर सी बात है, राज का बात है तो राज के किसके समक्ष लेगा? तो उच्च न्यायालय होता है राज में, आपको पता है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। या राज के क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य न्यायाधीश के सामने ये क्या लेंगे? शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। आपको याद रखना है आर्टिकल 159, यानी कि आर्टिकल 159 जो है ना मेरे भाई, आर्टिकल 159 का जिक्र किससे है? राज्यपाल से। यानी भारत में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका आर्टिकल 159 में जिक्र है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो और आर्टिकल 75 का जिक्र राष्ट्रपति से है, ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ से है। किससे है? राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ से, ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ से। तो ये भी कितनी बार पूछा जाता है? राष्ट्रपति का क्या है? शपथ से। आपको ये भी बात याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो हाँ, ये आपको दोनों पार्ट याद रखना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? ये बात सही पूछा गया है, यहाँ नहीं और हाँ में आपको आंसर कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ नहीं पूछा है, कहाँ हाँ पूछा है, तो यहाँ सही पूछा है, ठीक है। तो ये याद रखना, मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और किसी राज्यों द्वारा दूसरी तरफ या एक से अधिक राज्यों के बीच, दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद का तक विस्तृत है। अब देख लेते हैं आगे। अपलीय अधिकार जो है क्षेत्र का विस्तार तब होता है जब संघ और कुछ राज्य विवाद एक तरफ हो और अन्य राज्य दूसरे तरफ। नहीं, ये फैक्ट गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ राज्य अलग हो जाए और दूसरा राज्य तरफ दूसरा पट्टी हो जाए, ऐसा कोई केंद्र वर्सेस राज्य जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अदालत की अवमानना का दंडित दे सकता है। बिल्कुल सही फैक्ट है, यानी ए और सी, जहां भी ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा, यानी ए और सी भी सही है, यानी ए सही है और सी सही है। बी क्यों नहीं सही है? क्योंकि सेंटर वर्सेस आपका स्टेट हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि बहुत स्टेट के सपोर्ट में बहुत सारा अलग स्टेट आ जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से बी ऑप्शन गलत है, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, आर्टिकल जब जान ही रहे हो तो एक चीज और जान लो, आर्टिकल 131 के तहत कहा गया है सेंट्रल वर्सेस केंद्र वर्सेस क्या स्टेट का जिक्र कहाँ किया गया है? तो ये आर्टिकल आपका 131 के तहत कहा गया है कि सेंट्रल वर्सेस स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वयस्क मताधिकार, मतलब जो उस टाइम थे 18 मतलब पहले तो 21 का था ना, तो 21 प्लस हो, वो उनके द्वारा चुना जाए, ठीक है। यह बयान किसने दिया था? तो ये बयान हमारे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने दिया था। मतलब इन्होंने कहा था कि जो हमारा संविधान बने इसमें किसी बाहरी मतलब दूसरे देश के कोई हस्तक्षेप ना हो और किसी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, बल्कि हमारा इंडिपेंडेंट हम लोग मिल के अपना संविधान बनाए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, और इसी को बाद में अंग्रेजों ने क्या बोलते हैं, इसको
जिसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसी को अगस्त प्रस्ताव का संबंध इसी से, यानी इसी को बाद में मान लिया गया, और जो कि 1940 में माना गया, ठीक है, मान लिया गया, और इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, 1940 याद रखना, ठीक है। 1940 अगस्त प्रस्ताव, यानी जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भी संविधान बनेगा वो हमारे देश के लोग तय करेंगे, हमारे वयस्क मताधिकार द्वारा चुनना चाहिए, ना कि बाहरी हस्तक्षेप द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा के आम चुनाव। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब समझे मेरे भाई, जो नया दिल्ली अपना न्यू दिल्ली है, यहाँ पे पूछा, इसके बारे में बात हो रहा है, न्यू दिल्ली के बारे में बात हो रहा है। ये पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुआ था, मतलब न्यू दिल्ली में पहला चुनाव कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला चुनाव कब आपसे हुआ था, ये आपसे पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कितनी बार। तो ये पूछा कब हुआ था, 1993 में, 1993 में ये सबसे पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली आपको पता है कि एक न्यू दिल्ली ही एक, इसमें विधानसभा भी है, ठीक है, इसका खुद का विधानसभा भी है, ठीक है, आपको पता है ये विधानसभा भी यहाँ पे खुद का है। और इसके साथ साथ कहाँ है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है, आपको ये भी बात पता है, ठीक है, दोनों जगह पे विधानसभा का प्रावधान है, ये बात आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि 69 अमेंडमेंट जो हुआ था, 69वां संशोधन एक्ट का संबंध किससे है मेरे भाई, 69 संशोधन एक्ट का संबंध भी न्यू दिल्ली से है। 69 मतलब 69वां संविधान संशोधन का संबंध, जो कि कब किया गया था, 1991 में, यानी 1991 में जो 1991 में 69 संविधान संशोधन एक्ट किया गया था, इसका भी संबंध किससे है, तो ये संबंध है न्यू दिल्ली से। यहाँ बताया गया कि दिल्ली को एक जस्ट लाइक आपका विधानसभा वहाँ पे हो, खुद का विधानसभा हो, और वहाँ की मुख्यमंत्री वगैरह बन सके, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है, चलो फैक्ट बता ही रहे तो पहले आपको याद रखना है, फर्स्ट सीएम बताएंगे वहाँ के जो दिल्ली के थे, फर्स्ट सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन थे दिल्ली में, कमेंट करेंगे आप कि पहला सीएम कौन थे, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, जो कि आपको कमेंट में बताना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के अधिकतम आयु सीमा रिटायरमेंट को लेकर सुम्मिलित करना है, मतलब सुम्मिलित करना है। पहले तो आपको बता दें कौन कितने ईयर में रिटायर होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछा है। देखो, हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो होता है ना 62 ईयर में होता है, ठीक है, सबसे कम में 62 में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितने में होता है, 65 ईयर में, ठीक है मेरे भाई। और आपसे क्या पूछा है, यूपीएससी का अध्यक्ष भी 65 में होता है, ठीक। और क्या बोला है, मुख्य चुनाव आयोग ये भी होता है 65 साल में, ठीक है। तो आपसे सभी 65 साल है, और एक बस है कि 6 साल, 65 साल 6 वर्ष, ठीक है। तो आपको 65 साल सभी, बस आपको याद रखना है कि इकलौता मात्र जो है, इकलौता मात्र हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं 62 साल में रिटायर होते हैं, यानी एक का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का हो जाएगा 2, एक का कौन हो जाएगा 2, यानी कि एक का 2 यानी 65 वर्ष, ये हो जाएगा एक का 2, यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ से लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कितना हो जाएगा 65 साल, प्लस आपसे पूछा कौन है एक का 2, और हाई कोर्ट का कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, हाई कोर्ट का हो जाएगा 62, हाई कोर्ट का हो जाएगा 62, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कौन सा पूछा है मेरे भाई, 3 आपसे पूछा है तीसरा चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का याद रखना, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका है 6 ईयर तक रह सकते हैं, नहीं तो 65 साल तक बने रह सकते हैं, 6 ईयर नहीं तो 65 साल। और लास्ट कौन बच गया, आपका बच गया लास्ट जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष वाले का कितना होता है, ये भी 65 साल होता है। तो ईसीआई 6 साल तक बने रहते हैं, नहीं तो 65 साल तक बने रहता है। ईसीआई कब बना था भारत में, आपको बताना है, 1950 में बना था, ठीक है, ये याद रखना। ईसीआई या सुकुमार सेन पहले इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, मतलब चेयरमैन थे, सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन पहले ईसीआई के ये थे, ठीक है। ईसीआई 1950 में बना, इलेक्शन कमीशन इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत राज्यों के पुनर्गठन और उनसे संबंधित मामलों के लिए अधिनियम, पहले तो आपको इससे याद रखना, राज्यों को पुनर्गठन किस आधार पे किया गया था, तो भाषा के आधार पे किया गया था, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, भाषा के आधार पे, ठीक है। तो इसमें से ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भाषा के आधार पर सबसे पहला जो बना था आपका पता है, आंध्र प्रदेश, यानी कि क्या बना था, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो कि भाषा के आधार पे जिसका निर्माण हुआ था
1953 में भाषा के आधार पे। तो आपसे पूछा कि संबंधित मामलों के लिए किस के लिए अधिनियम के लिए एक अधिनियम था, कौन सा अधिनियम के तहत एक अधिनियम था, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अधिनियम के तहत अधिनियम 1956 में बना था कि इसके तहत और भी राज्य बनाए जा सकते हैं भाषा के आधार पे, जबकि पहला भाषा के आधार पे कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, याद रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो अभी कथन दिया है, उसके बाद उसका कारण दिया गया, कथन और अभिकरण दिया, कथन और उसका कारण दिया गया है। ठीक है, तो पहला है संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन के रूप में अपनाया गया, ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, और बोला है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर को मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था। ठीक है, तो हाँ ठीक है, देखो ये सही है दोनों, लेकिन इसलिए आप खाली अपनाया गया था कि बांग्ला में लिखा गया था, इसलिए ये इसका सही कारण नहीं है। ये एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन इसका ये कारण नहीं था कि ये बांग्ला में लिखा गया था। ठीक है, तो ये इसका सही मतलब व्याख्या नहीं करता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, यानी ए और आर दोनों सही है, बट इसको मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था, ये इसका कहीं से भी रीजन नहीं लगता है कि इस वजह से इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखना। पहला चीज़ है 24 जनवरी को हमारा जो राष्ट्रगान है किनके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये तो आपको पता है, चुना भी गया था इनको राष्ट्रगान के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया था। आपको ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा, संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। ये भी बात कितनी बार पूछा जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। जबकि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन लिखे हैं, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये आपको पता है, चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारे राष्ट्रीय गीत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महाद्वीपीय सेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो कि समुद्र का सबसे उथला जो हिस्सा होता है, उसका औसत यानी एवरेज स्लोप कितनी होती है, ये पूछा है, यानी एवरेज स्लोप। ठीक है, महाद्वीपीय सेल्फ जो होता है उनका एवरेज स्लोप पूछा है। ठीक है, एवरेज स्लोप। देखो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, जहाँ से आप देखते हो, एक चीज़ देखियो, गंगा जी में आप बढ़ते हो आगे, गंगा नदी में, तो अचानक से गड्ढा आपको, जैसे जैसे जाओगे थोड़ा थोड़ा दूर पे गड्ढा आपको अचानक से मिल जाएगा। जबकि आप समुद्र में जाओगे, सी में जाओगे, तो आपको बहुत दूरी तक समान डिस्टेंस गहराई मिलेगा, मतलब बहुत दूर तक गहराई जो रहता है समान रहता है, मतलब अचानक से बहुत गड्ढा आपको नहीं मिलेगा, बहुत दूर तक बराबर गड्ढा रहता है, तो उसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो उथला हिस्सा होता है, जो औसत ढाल आपसे पूछा कितनी होती है, उसका औसत ढाल पूछा है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, आपसे औसत ढाल पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री या उससे भी कम। कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री या उससे भी कम। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो है ना, यहाँ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम वगैरह चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, यानी पेट्रोलियम का उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है। भारत में ये कहाँ पे है, तो मुंबई हाई का नाम आपने सुना होगा, मुंबई हाई में यही है। ठीक है, भारत में कौन सा है, मुंबई हाई। तो आपसे पूछा जाएगा मुंबई हाई का संबंध किससे है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय शेल्फ से। इसका कितना डिग्री औसत ढाल होता है, 1 डिग्री या उससे भी कम होता है, यानी कि इसका जो अचानक से गहराई नहीं मिलती, स्टार्टिंग में जो फेज आप देखेंगे एक समतल भूमि आपको बराबर मिलेगा, ज़्यादा गहराई, ये नहीं कि थोड़ा सा आगे बढ़े घस से घुस गया, ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत दूर जाने पे गहराई आपको दिखता है। ठीक है, तो भारत में स्थित महान हिमालय श्रेणी, भारत में स्थित पूछा है, महान हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में स्थित पूछा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा फैक्ट आपको हम बताएंगे। इसका तो हो जाएगा आंसर K2 गॉडविन, इसको गॉडविन भी कहते हैं, K2 या गॉडविन। ठीक है, K2 गॉडविन। ठीक है, जो कि भारत में स्थित महान हिमालय श्रेणी, भारत में स्थित महान हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है, गॉडविन उस्तिन। ठीक है, और वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, वर्ल्ड में दूसरा सबसे सेकंड ऊंचा प्लेस है। ठीक है, ऊंचा पर्वत है या प्लेस है। ठीक है, ऊंचा पर्वत है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड में सबसे सेकंड ऊंचा पर्वत, पहला तो आपको पता है एवरेस्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में स्थित, यहाँ पे पूछा महान हिमालय श्रेणी में, भारत में स्थित पूछे, अगर भारत, बहुत लोग मानते हैं कि ये जो K2 है भारत का अभिन्न अंग है, जबकि ये पाकिस्तान में है, लेकिन आपसे पूछे
कैमरा बंद किए क्या? अटक का रहा है। एक मिनट, ही तो पंखा का है। अटक कह रहा है भाई। अटक गया। नहीं नहीं, आपका गलती नहीं है सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आपका गलती नहीं है, खुद ही अटक गया है। हेलो। ऑल राइट मेरे भाई, एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में स्थित महान हिमालय की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, भारत में स्थित महान हिमालय की श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो भारत में स्थित, देखो एक चीज़ जान लो, पीओके जो है ना भाई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि अपने भारत का अंग है, ठीक है, भारत का अंग है। तो हम लोग बेसिकली इसको भारत का अंग मानते हैं, ठीक है, भारत का है भी। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा केटू, या जिसको गॉडविन अस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन अस्टिन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो भारत में करेंट टाइम में प्रेजेंट है, ये अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है ना, तो पाकिस्तान में है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में अभी वर्तमान में स्थित, ठीक है, वर्तमान में स्थित कौन सा होगा, तो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा कौन सा है, तो काराकोरम रेंज का है, काराकोरम रेंज का है, ठीक है, कोरम रेंज का है, ठीक, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, ये जो गॉडविन अस्टिन या केटू है, ये दुनिया का सेकेंड पिक पॉइंट है, सबसे ऊंचा वाला सेकेंड पिक ऊंचाई वाला जगह है, कौन सा, केटू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केटू। आपसे पूछे वर्तमान भारत में स्थित कौन सा है, तो कंचनजंगा या फिर काराकोरम रेंज वाला, ठीक है, याद रखना। और पहले फर्स्ट पे कौन है ऊंचाई में, तो ये आपको पता ही है, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, ठीक है, एवरेस्ट है। आगे देखते हैं, बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे कौन सी कथन सही सत्य है, सत्य पूछा गया है, कौन सा कथन जो है आपका सत्य पूछा गया है। देखो पहले तो लिखा है बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल सही। बिहार जो है पूर्णतः क्या है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है। और आपसे बाढ़ के बारे में पूछा, एक चीज़ जान लो, मैदानी क्षेत्र के कारण पानी जो है ना जल्दी बहाव हो जाता है। आपको पता है, एक जैसा मैदान क्षेत्र रहेगा तो उसमें बहना आसान हो जाएगा, मतलब पानी यहाँ है तो तुरंत यहाँ आ जाएगा, बह जाता है, मैदानी क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल सही है बाढ़ के विषय में। दूसरा पूछा है, बिहार की प्रमुख नदियां लंबी और उनका जल ग्रहण जो है क्षेत्र पहाड़ों से। जाहिर सी बात है, जैसे गंगा को ही देख लो, गंगा लंबा है, काफ़ी लंबा, काफ़ी स्टेट को टच करता है। और दूसरा ज़्यादातर क्या है, पहाड़ों से निकलती है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है पहाड़ से, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्लस बिहार जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ये बात आपको भी पता है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। बाढ़ हर साल आता है, फिर भी सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाती, ना ही उसके लिए कोई बजट आवंटन की जाती है ढंग से, ठीक है। तो इस सब के कारण बाढ़ बिहार में, कोसी को भी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी से भी बाढ़ का एक कारण होता है। तो ये सभी रीजन भी है जिसके कारण बाढ़ से हर साल बिहार में तबाही मचाते हैं। तो इसमें कथन सत्य पूछा है, तो बिल्कुल सभी कथन जो होगा सत्य होगा, यानी ऑल आर ट्रू। तो तीनों कथन सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखो पूछा है कौन सा, पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में, जैसे जैसे मान लो पूर्व में, यानी ये वाला इलाका, पूर्व में इलाका कौन सा, उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में कौन सा पूछा है भाई, दक्षिण में पूछा है, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ है मेरे भाई कौन सा, अटलांटिक,
याद रखना अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक के विषय में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इसके विषय में एक चीज फैक्ट ये याद रखना कि अटलांटिक महासागर जो है ना दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा महासागर है, सेकंड लार्जेस्ट महासागर, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना। और ये अटलांटिक महासागर जो है यूरोप को किससे, अफ्रीका से अलग करता है। किससे अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है। ये बात भी आपको याद रखना है फैक्ट, ठीक है। यूरोप को अफ्रीका से, क्या क्या बात याद रखना है, अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का महासागर है, प्लस ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल। आपसे पूछा जाए अगर कभी लेट सपोज कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये आपका फर्स्ट में आएगा प्रशांत महासागर, ठीक है, ये नंबर 1 होगा, ठीक है। ये बात आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो ये आपको पता है किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ, मतलब गंगा है, गंगा का मैदान पूछा है, गंगा का मैदान कौन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, ठीक है, किन दो नदियों के बीच में, तो ये फैला हुआ है घग्गर और तीस्ता, यानी घग्गर और से लेके तीस्ता, ठीक है, तीस्ता तक फैला हुआ है। अब एक चीज याद रखना, घग्गर जो है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है, साथ साथ में ये राजस्थान में भी बहती है, ठीक है, ये सभी फैक्ट याद रखना। जबकि तीस्ता जो है सिक्किम से निकलती है, ठीक है, सिक्किम से निकलती है, ठीक है। और जबकि गंगा में ये बांग्लादेश में जाके मिलती है, कहाँ पे मिलती है, बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है, ठीक है, गंगा में बांग्लादेश से मिलती है, तीस्ता सिक्किम से निकलती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। घग्गर, तो ये दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान इन दो नदियों के बीच में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल, यानी घग्गर और तीस्ता। घग्गर कौन सी नदी का है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तीस्ता कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम देख के कुछ याद आ रहा है आपको, यस बिल्कुल याद आ रहा है सर। सिक्किम जो है 2011 सेंसस के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य है, कम आबादी वाला राज्य, कम आबादी वाला राज्य, ठीक है, यानी सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है, याद रखना राज्य, सॉरी कम आबादी नहीं, गलत बता दिया मैंने, सबसे छोटा राज्य मेरे भाई, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ठीक है, ये याद रखना, छोटा राज्य अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। महाद्वीपीय शांति मुख्य रूप से डैश एवं डैश जैसे खनिजों से बनी होती है। देखो एक चीज याद रखना, शांति मतलब होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं इसको, क्रस्ट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, महाद्वीपीय सहमति, क्या कहते हैं, महाद्वीपीय शांति। ये किस किस चीज से बना होता है, ये बना होता है, क्रस्ट समझते हो ना, क्रस्ट समझते हो, ऊपरी भाग, सबसे ऊपर का भाग, बाहरी भाग, यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग। तो आपसे पूछा है महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो ये बना होता है सियाल से। किससे बना होता है, सियाल, सी प्लस आल, सियाल, सी फॉर सिलिका, ठीक है, सिलिका। और एल से क्या होता है, एलुमिना, एल से क्या होता है, एलुमिना, याद रखना, एलुमिना, इन दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है, सिलिका प्लस एलुमिना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वी फॉर बॉल। सिलिका एंड एलुमिना से बन के बनता है कौन सा, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों की खेती और आदिम रूपों से आपको ये करना है। देखो एलिमिनेशन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो आपको पेंडा नजर आ रहा है, पेंडा, ठीक है, देखना ध्यान से। अब पेंडा है, बेवार है, कुरवा है, बिंगरा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक आपका काम देगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहता है कि जो है एक का बी हो जाएगा, एक का बी। देखो एक का बी कौन सा है भाई, पेंडा आपको नाम नहीं लग रहा थोड़ा साउथ जैसा, अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ तो पेंडा एक का बी यानी कि 2 का ए, कहाँ 2 का ए लिखा हुआ है, मतलब एक का बी लिखा हुआ है, ऐसे समझो, एक का बी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, एक का बी, ठीक है। पेंडा आपको साउथ का लग रहा है, एक का बी, देखो एक का बी, या फिर ऐसे देखो एक का बी, या फिर 2 का ए, ऐसे देखो 2 का ए। आंध्र प्रदेश
साउथ का एक ही राज्य है ना मेरे भाई, ऐसे समझो। पेंडा आपको साउथ का नाम नहीं लग रहा, पेंडा एंडा पेंडा तो साउथ का, तो पेंडा हमेशा साउथ का राज्य है। इसमें से कोई साउथ का राज्य आपको और दिख रहा है आंध्र प्रदेश के अलावा? तो हमेशा याद रखना 2 का ए होगा, जहां 2 का ए है उसको पहले छाटो। तो 2 का बी लिखा हुआ है तो ये तो होगा नहीं, 2 का बी लिखा होगा नहीं, ऑप्शन ए 2 ही बचता है, सी और डी। तो ये अब देखते हैं। अब लिखा हुआ है पेंडा, तो हम लोग बोले सर इतना तो हम समझ गए, आगे बताइए। अब देखो कुरवा, अब कुरवा ध्यान से देखना, कुरवा, ठीक है, कुरवा देखना ध्यान से। ये आपको कहीं ना कहीं कुरवा जो है ना झारखंड का, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कुरवा जो है आदिम खेती का रूप है, कुरवा झारखंड का है, ये आदिवासी लोगों का। तो इसका आप सही से इस्तेमाल करोगे तो एलिमिनेशन टेक्निक, यानी 4 का सी, यहाँ 4 का डी लिखा हुआ है, यानी ये हो जाएगा। तो अगर आप खाली इसमें पेंडा भी जानते अगर होते ना, अगर दिमाग भी लगाते कि पेंडा आंध्र प्रदेश जैसा लग रहा है, साउथ जैसा वर्ड लग रहा है, साउथ जैसा वर्ड लग रहा है पेंडा एंडा, तो भाई साउथ जैसा लग रहा है, तो यहाँ ऑप्शन एक ही था। और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कुरवा, कुरवा काफ़ी फेमस खेती का है, ये झारखंड का है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों से भी आप जान जाते हैं तो इसको एलिमिनेशन टेक्निक से बना देते हैं, इसका आंसर डी नंबर होता। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ करना है, कोई ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन आपको आए ही। ठीक है, तो भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानूनों का जिम्मेदार ठहराया जाता है? ठीक है, तो भाई किस कारण से ठहराया जाता है ये पूछा है। पहले तो विरासत में अधिकार, देखो जाहिर सी बात है, मान लो ये जमीन है आपका, तो आपको पता है आपके बाद पापा के बाद कौन होता है, इसका बेटा होता है अधिकार। ठीक है, बेटा, फिर उसका बेटा होता है, तो ये विरासत चलता रहता है। ये खेती मतलब जमीन पे लोड बढ़ते रहता है, जमीन उतना ही है, बेटा पे बेटा, शादी हुआ फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये चलता रहता है। तो विरासत का अधिकार बिल्कुल सही है। दूसरा, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, ठीक है, बिना किसी लाभ के कारण भी भूमि कोई छोड़ना नहीं चाहता, सबको जमीन प्यारी होती है, तो ये भी सही है। भूमि का विभाजन होता है, जैसे मान लो कि 2 बेटा हो गया तो आधा आधा बट गया, 3 बेटा हुआ, 4 बेटा हुआ, तो यही जमीन में आधा आधा बट गया कि लो तुम आधा ही लो, आधा मोनू बेटा आधा सोनू बेटा, तो ये चलता रहता है। ये पूछा है बहु फसल, आपको बहु फसल मतलब होता है, ये तो अच्छा चीज़ है ना। तो यहाँ पूछा है जिम्मेवार मतलब अत्यधिक दबाव के कारण, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अत्यधिक जिसका साइड इफेक्ट होता है जमीन पे, तो बहु फसल से फायदा होता है, इसीलिए कहते हैं बहु फसल जब लगाते हैं, बहुत सारे किसान अपने खेत में ना फसल बदल बदल के लगाते हैं, इससे क्या होता है उर्वरक उनकी जो उपजाऊ शक्ति है बढ़ती है। क्या होता है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, तो ये तो फायदा, शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति क्या होती है, इंक्रीज होती है, शक्ति बढ़ जाती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो इसका फायदा है। यहाँ पे पूछा है कौन सा दबाव डालता है, तो ये दबाव डालेगा नहीं, यानी ABC डालेगा दबाव, यानी ABC कौन सा ऑप्शन है, ABC डालेगा, यानी डी नंबर ऑप्शन डालेगा। ठीक है, यही चीज़ है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है अभिकथन दिया हुआ, आपसे अभिकथन दिया हुआ है और कुछ पूछा है कि कौन सा सही है। जो विश्व का अबरक को माइका कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भारत है, देश विश्व में, सही बात है। कोडरमा जो है झारखंड को विश्व का अबरक की राजधानी कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आगे देखते हैं, क्या दोनों सही है? हाँ दोनों सही है। क्या आर का सही व्याख्या करता है? नहीं भाई, भारत विश्व में अबरक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, यानी उत्पादक है। इसका ये वजह सिर्फ नहीं है कि झारखंड में खाली अबरक है इसलिए, समझे, मतलब भारत विश्व में सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादन करता है, ये बात सही है। कोडरमा को अबरक की राजधानी, यानी अबरक की राजधानी, विश्व की अबरक की राजधानी कहते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन क्या दूसरा कथन पहला का सही करता है? नहीं करता है। क्यों? भारत विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादक अबरक का है, इसका सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि खाली कोडरमा में होता है या फिर खाली झारखंड में अबरक होता है, इसका ये रीजन बिल्कुल नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं है? देखो, अबरक का कौन कौन जगह पे उत्पादन होता है आपको ये याद रखना है। अबरक का उत्पादन, अबरक का प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में प्लस झारखंड में तो होता ही है, साथ में उड़ीसा में होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, उड़ीसा में होता है, प्लस थोड़ा बहुत बिहार में भी होता है, इसके अलावा बिहार में भी कुछ हद तक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये सभी राज्यों मिल के दुनिया का सबसे ज़्यादा भारत विश्व बनता है, विश्व में पहला प्रोडक्शन वाला देश। तो इसका कोडरमा एक रीज़न है, बट सिर्फ कोडरमा के कारण विश्व में है तो ये रीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व होता है जैसे इतना सा एरिया में कितना लोग रह रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में लोगों का संख्या बराबर काउंट ऑफ पीपल। ठीक है, काउंट ऑफ पीपल। ठीक है, इसी को घनत्व कहते हैं। आपको पता है बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे टॉप पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी में
डेंसिटी यानी घनत्व में, डेंसिटी में सबसे टॉप पे है, डेंसिटी में क्या है, टॉप पे है, टॉप पे है, नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ ज़मीन कम है, इंसान ज़्यादा रहते हैं, सभी को बिहारी में पटना पसंद है, ठीक है। पटना इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जगह है। आपको एक चीज़ याद रखना है, समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछा केंद्र शासित यानी यूटी। एक चीज़ तो आपको बच्चा भी बता देगा कि दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहता होगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो देखो दिल्ली कहाँ कहाँ ऑप्शन है, इसमें दिल्ली है, नहीं है, कट गया। क्या इसमें दिल्ली है, नहीं है, ये दुगो कट गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखो दमन है द्वीप में पानी वानी रहता है, भाई जनसंख्या पानी वानी वाला जगह में कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहता, बाढ़ बाढ़ जगह में, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन बचता है, दिल्ली में होगा, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में होगा, पुडुचेरी में होगा, ठीक है, यही जगह। और आपको ये भी पता होना चाहिए दिल्ली में जो है विधानसभा होता है, पुडुचेरी में भी विधानसभा होता है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है, दिल्ली में भी और पुडुचेरी में भी। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? देखो अब हम पृथ्वी बना रहे हैं, देखो ये जो बाहरी भाग हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये बाहरी भाग जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोर। बाहरी भाग पूछा है ना, बाहरी भाग, इसको कहते हैं क्रस्ट। और जो बीच का भाग है, बीच का भाग है, बीच का भाग, इसको कहते हैं मेंटल, मेंटल, ठीक है। और ये जो बीच का अंदर का भाग है, जैसे टेनिस का बॉल कभी आप खेले होंगे तो ऐसे खुलता है, मतलब टेनिस का बॉल ऐसे करके बीच से फटता है, तो जैसे फटता है तो आप देखते हैं ऐसे करके दिखता है, तो जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो बाहरी भाग आपसे पूछा है, बाहरी भाग कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? क्रस्ट, ठीक है। यानी 24 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर, क्रस्ट, बाहरी भाग। अंदर का भाग पूछता तो कौन सा हो जाता? कोर। बीच का भाग पूछता तो कौन सा हो जाता? मेंटल, ठीक, याद रहेगा। हिम नदी प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण गई पहाड़ियों में से एक अंडाकार आकार, मतलब हिम नदी जो प्रभाव करता है, हिम नदी जो प्रवाह होता है उसके कारण पहाड़ियों की एक अंडाकार शेप का जो है श्रृंखला, नाम बताइए। ये अंडाकार शेप का निर्माण करता है, इसका श्रृंखला का नाम को कहते हैं ड्रमलिन्स, यानी जो अंडाकार ये है इसको कहते हैं ड्रमलिन्स। ये बात आपको फैक्ट में याद रखना है, ठीक है, ड्रमलिन्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पहले जान लो देवमाली है कहाँ। देवमाली जो है, देवमाली पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक। दूसरा बात, ये देवमाली क्या है? यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत है। क्या है भाई? ऊंची पर्वत, ठीक। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ के अभी सीएम बने थे जो कि बीजेपी से हैं, ठीक, बीजेपी से हैं, ठीक है, बीजेपी से। उनका नाम आपको याद होना चाहिए, आपको शायद पता नहीं याद हो, मोहन चरण मझई बोलते हैं उनको, मोहन चरण मझई, मोहन चरण मझई, मझई, ठीक है, यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहले नवीन पटनायक होते थे यहाँ के सीएम, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक। बिहार में अभी नए सीएम बनाए गए हैं, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। ये कौन से पार्टी जीती हैं? तो बीजेपी जीती है। ये अब आपको किसको हरा के? टीएमसी को हरा के, ठीक, याद रखना। असम को चीनी का कटोरा, यानी दिसपुर को चीनी का कटोरा कहते हैं। असम में, असम को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ये भी बात फैक्ट याद रखना। बिहार में अभी गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बना है, ये आपको, जो कि भागलपुर में बना है, ये भी याद रखना है। 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो कि मूवी के लिए दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है, ठीक है। फिल्म में लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्यजीत राय। ये कब बने, कब मिला था इनको? 1992 में। अब आपसे पूछे जाए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको। इसके अलावा पहले आपसे कुछ चीजें और भी पूछा जाता है। फर्स्ट पर्सन जिसको ऑस्कर मिला हो, फर्स्ट पर्सन यानी इंडियन जिसको ऑस्कर मिला हो, ठीक है, जिसको क्या मिला हो? ऑस्कर मिला हो। तो ये आपको याद रखना है, ये थे भानु अथैया। कौन थी? भानु अथैया, अथैया, ठीक है। मूवी का नाम था गांधी। अब मिला कब था? गांधी। मूवी कौन सी थी? गांधी के लिए। 1983 में मिला था, 1983 में गांधी फिल्म के लिए मिला था। आपको याद रखना ये फैक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जिसको ऑस्कर मिला था भानु अथैया। इसके अलावा आपको पता है म्यूजिक में कौन सा मिला था? म्यूजिक में सबसे पहले मिला था AR रहमान को, ठीक है, AR रहमान। आपको पता है ये गाना आपने सुना होगा, जय हो, ये गाना सुना है? रहमान, ठीक है,
स्लम डॉग मिलियनर जो मूवी था अनिल कपूर जिसमें थे, ठीक है, जय हो गाना था ना, तो उसके लिए मिला था म्यूजिक के लिए ए आर रहमान को। गुलजार साहब उसके लिरिक्स लिखे थे, इसके लिए गुलजार साहब को लिरिक्स के लिए मिला था। गुलजार साहब जो हैं वो लिरिक्स के लिए मिला था गुलजार साहब को, ठीक है। तो ये सभी ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। म्यूजिशियन में ए आर रहमान थे, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार से पद्मश्री, पहले तो देखो 3 गो जो है ना अवार्ड होता है बहुत बड़ा बड़ा, मतलब भारत का सिविल सबसे बड़ा अवार्ड होता है। पहला होता है भारत रत्न, ठीक है, सबसे सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न, ठीक है। दूसरा पे आता है मेरे भाई पद्म भूषण, पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक। और तीसरा पे मेरे भाई आता है पद्मश्री, कौन सा होता है पद्मश्री, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है से प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन से रहे, तो ये थे मेरे भाई, कौन से थे ये कौन से थे मेरे भाई, ये आपको याद रखना कौन से थे। तो इनका नाम था बलबीर सिंह दोसांझ, क्या था नाम इनका, बलबीर सिंह दोसांझ। कौन से खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, ध्यानचंद को, ये भी बात आपको याद रखना। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, ध्यानचंद को, ठीक है, ध्यानचंद को। लेकिन मिला किसको था पहले खिलाड़ी जिनको पद्मश्री प्राप्त किया है, तो ये बलबीर सिंह दोसांझ को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने वाला सर्वोच्च निकाय जो प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है। खेलों के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसका प्राधिकरण, मतलब उनका जो हेड होता है, यानी कि कह सकते हैं आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे, इंडिया जो कि कहाँ पे है भाई, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ये आपसे पूछा है कब बना है, नई दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय है, ठीक, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा है ये कब बना, तो ये कब बना भाई, कब बना, ये आपसे पूछा है, ठीक है, कब बना। ये क्या करता है, भारतीय खेल को प्राधिकरण मतलब प्रोत्साहन देता है, खेल को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। जैसे कोई भी चीज़ के लिए प्रोत्साहन हो तो उसके लिए प्रोत्साहन देता है, मतलब खेल के लिए प्रोत्साहन देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कब बना था, तो ये बना था मेरे भाई 84 में, 1984 में, ठीक है, 1984 में, ठीक। स्पोर्ट्स और अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था, 1984 में, ठीक। ये क्या करता है, एक तरह से खेलों को बढ़ावा देता है, ठीक है, याद रखना। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया गया है, कि विधान चंद्र पुरस्कार दिया जाता है भाई सेवा के क्षेत्र में या दवा के क्षेत्र में, ठीक, सेवा या दवा के क्षेत्र में, डी नंबर हो जाएगा। देखो अब आपको याद रखना है विधान चंद्र कौन थे, एक चिकित्सक थे, ठीक है, यानी डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन के लाइन में यानी कि दवा के लिए बहुत काम किया, दवा मेडिसिन लाइन के लिए बहुत काम किया था, मेडिसिन में काफ़ी रिसर्च किया था, मेडिसिन लाइन में रिसर्च किया था, क्या किया था, बहुत रिसर्च किया था, ठीक है। इसीलिए इनके विषय में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, विधान चंद्र राय का अवार्ड। और ये कब से दिया जाता है, ये और भी सेवा क्षेत्र से भी दिया जाता है, याद रखना, सेवा क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र से। और ये कब से दिया जाता है, तो 1962 से दिया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 1962 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1962 से दिया जाता है, सेवा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में, और कौन सा, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। ये सभी याद रखना, कौन थे ये, डॉक्टर थे, प्रमुख डॉक्टर थे, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो विधान चंद्र राय पुरस्कार आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आए। मेरा नाम है रवि वैद। अपने सेहत और पढ़ाई के लिए ऐसे ही तत्पर रहे और मेहनत करते रहे। आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, 27 को है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और जो भी पढ़े आप उसका रिवीजन करें फटाफट, क्योंकि समय कम है, आपको डबल स्टार चाहिए। तो मेहनत यही समय है जो कि आपको वर्दी दिला सकती है। तो प्लीज़ मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर मेरा सेशन पसंद आता है तो अच्छा सा कमेंट्स करें। लव यू ऑल।